वक्त है दहाड़ चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। बात हो रही है दिल्ली की, जहां पर बीजेपी की नई सरकार के गठन की गर्माहट के बीच एक नई चर्चा छिड़ी है और वो चर्चा है कि कौन पार्टी किसकी बी टीम है। हार का स्वाद चखने वाली पार्टियां जहां पर आत्ममंथन में जुटी हैं तो वहीं वार पलटवार भी कर रही हैं। साथ नहीं निभाने के आरोप भी लग रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का दुख जाहिर कर दिया और ये कहा कि अगर एकजुट चुनाव लड़ते तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। वहीं राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है वहां पर बीएसपी के साथ जातिवादी रवैया अपनाती है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर गठबंधन की बातें करती है, जो कि उसके डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि हार के बाद या चुनावी दंगल में विरोधी एक दूसरे पार्टियों के लिए बी टीम होने का आरोप लगाते हुए आए हैं। इसका मकसद मतदाताओं को बरगलाना और दूसरे दलों की ताकत को कम करने के लिए किया जाता है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले आपको सवालों की तरफ लिए चलते हैं और फिर चर्चा की करते हैं शुरुआत। आज पहला सवाल यही रहेगा, ग्रेट सियासी सीन, कौन किसकी बी टीम? मायावती कांग्रेस भाईजान आरोपों की दुकान, लोकसभा में विपक्ष की हार, बीएसपी जिम्मेदार, हरियाणा में दिल्ली तक बी टीम से विजय भाव, चुनाव में पॉलिटिकल बैटिंग, पर्दे के पीछे सेटिंग। हमारे साथ कौशलकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता है कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ, वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मनोज यादव जी हैं, नावेद अयाज साहब हैं बीएसपी के नेता और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं प्रवक्ता एआईएमआईएम के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत करना चाहूंगी प्रियंका जी आप ही के साथ और चाहूंगी कि जल्दी से सबका एक एक ओपनिंग स्टेटमेंट में ले लूं। राहुल गांधी की मायावती को लेकर आखिर टीस क्या है? इतना दुख दर्द राहुल गांधी ने जो बयां किया, क्या 2024 में उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए बीएसपी के साथ ना आने पर उसकी टीज अभी भी बरकरार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मान्यवर काशीराम जी की और सुश्री मायावती जी दोनों की उन्होंने तारीफ करी और उन्होंने कहा उन्होंने अच्छा काम किया, पर उन्होंने ये कहा कि देखिए वास्तविकता ये है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति तो करनी पड़ेगी ना, आपको चुनाव तो ठीक से लड़ना पड़ेगा ना। अगर आप चुनाव ही ठीक से नहीं लड़ेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि यदि आप हमारे साथ होते तो हम परिणाम कुछ और होते। 2024 के चुनाव में वैसे भी उत्तर प्रदेश के परिणामों से साफ पता चलता है कि बीजेपी अपना जनाधार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खोती हुई नजर आ रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक दूरदर्शी सोच के साथ में ये पूरी तरीके से कहने की कोशिश की कि देखिए वास्तविकता यही है कि भागवत का भी यही सार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। अगर आप युद्ध ठीक से नहीं लड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ना ही अपनी जनता, ना ही अपने वोटर और ना ही समाज के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी जी लगातार 2024 के पहले से भी एक ही मुद्दे को उठाते चले आ रहे हैं, वो है जातिगत जनगणना का मुद्दा। वो उठाते चले आ रहे हैं कि जिस तरह से आप मान के चलिए कि अभी लेटेस्ट की न्यूज है कि पिछले 4 महीनों में जो अंबेडकर जी की मूर्ति है वो लगभग 13 जगह पर तोड़ी गई और वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। तो आखिर ऐसी कौन सी कुंठा है लोगों को कि अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, लगातार उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसे खंडित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निकलकर तो सामने यही आता है कि वास्तविकता यही थी कि जब कहा गया कि संविधान बदला जाएगा तो संविधान बदलने की मतलब जो संविधान के रचयिता हैं उनको भी खंडित किया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में रहते हुए। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो समझ में तो यही आता है कि राहुल गांधी जी उस बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं आरक्षण मारा जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्तियां खंडित की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि आप राजनीति में हैं तो कम से कम आपको राजनीति तो करनी पड़ेगी और चुनाव ठीक से लड़ना पड़ेगा। अगर नावेद अयाज साहब मैं इसी बात को आधार बनाकर आगे बढ़ूं तो आपने लगभग 79 सीट्स पर चुनाव लड़ा, आपका वोट परसेंटेज रहा 9.5%, इन्होंने 6 सीटें जीती, इनका वोट परसेंटेज रहा 9.5%, मतलब इनका भी उतना ही वोट परसेंटेज जितना कि इनका वोट परसेंटेज। तो आप लोगों ने चुनाव लड़ा नहीं या बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ा और फायदा हुआ? देखिए, मैं शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, उनसे अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। पूर्णिमा जी, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो
राहुल गांधी जी का बयान इस बात को कबूल करता है कि बहन जी के दम के बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, नहीं रोका जा सकता। दूसरी चीज, जो उनका बयान ये कहता है कि 2024 में वो साथ लेना चाहते थे, तो जो उनके साथी थे अखिलेश यादव जी, राम गोपाल यादव जी, लालू यादव जी, तमाम लोगों की भारतीय जनता पार्टी से ये डील थी कि बहुजन समाज पार्टी को अगर गठबंधन में लिया जाए तो उन्हें रोकना है। और तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में रोकने के लिए कांग्रेस पे और अन्य दलों पे दबाव बनाया। ये मीडिया में चर्चा का उस वक्त लेकिन विषय आयाज था। साहब, यही वो टीम थी, यही वो पार्टी थी कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी के नहीं चाहते हुए भी चाहती थी कि आप आए इस गठबंधन में। यही वो कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना था कि हमारे जो सहयोगी दल हैं, अगर वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस बात से राजी नहीं है, और वो तो हम बहुजन समाज पार्टी को साथ नहीं लेंगे। दूसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जो लड़ा गया वो बीजेपी के खिलाफ कम लड़ा गया और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चुनाव ज्यादा लड़ा गया। लेकिन जब बीएसपी को खत्म करते करते अपना ही वजूद खत्म हो गया, जब बीएसपी को रोकते रोकते खुद ही सत्ता से दशकों से दूर हैं, तब इनको ये ख्याल आया कि बहन कुमारी मायावती जी ही वो दमखम रखती हैं जो आदित्यनाथ योगी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र से और उत्तर प्रदेश से कम बीजेपी से पीछा छुड़वा सकती हैं। आज कांग्रेस जो है निराश और हताश खड़ी है, जो संविधान बचाने की बात करती है, उसके साथ एक भी दलित चेहरा पूरे देश के अंदर इतना बड़ा एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिससे वो दलितों का विश्वास जीत सके। इसलिए उसे बहन कुमारी मायावती जी की याद आ रही है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के पुराने अनुभव हैं, कांग्रेस ने जो उन्हें धोखे दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने जो दलित विरोधी नीतियां अपनाई हैं, उसके मद्देनजर बहन जी बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के हित के लिए बहन जी ने जो कड़े फैसले लिए हैं वो आपको ट्वीट बताते हैं। ठीक है कौशल कांत मिश्रा साहब, जैसा कि नावेद साहब ने एक शेर पढ़ा तो मुझे भी वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ जाता है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। क्या यही रवायत पॉलिटिक्स की और जिन जिन के नाम पर यह बी टीम का ठप्पा लगता है यही होता है? पूर्णिमा जी, आप देखिए, कांग्रेस को अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर फुल फॉर्म में डिफाइन करूं तो इंडियन नेशनल कंफ्यूजन पार्टी है। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुद्दे पर लड़े। कभी वो अलग अलग मुद्दे लाती है, कभी कभी वो अपने साथी पक्ष वाले और विपक्ष वालों पे उंगलियां उठाती है। तो कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। अगर उनके 2014 से लेकर के आज तक के बदलते हुए मुद्दे देखे जाएं तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या ऐसा करे जिससे वो जीत जाए, कहीं भी किसी भी स्टेट में कुछ जीतने की बात आ जाए। अभी कांग्रेस की प्रियंका जी बोल रही थी कि अगर राजनीति में है तो कम से कम ठीक से लड़ें। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी उपचुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी थी, तो क्या इन्होंने लड़ा नहीं था ठीक से? तो ये अपनी कमियों को ना देखते हुए दूसरों में कमियां ढूंढ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो 100 कमियां बताएंगी, वो उनका वो पूरा राइट है, उन्हें बताना चाहिए, विपक्ष में बताना चाहिए। पर वो जो लोग इंडी गठबंधन के पार्ट हैं उसमें भी कमियां बताते हैं। आप ये देखिए जिस तरह से वो अपने इश्यूज बदलते आए हैं 2014 से लेकर अभी तक, वो कंफ्यूजन में क्यों है? कभी वो सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी वो राफेल पर सवाल उठाते हैं, कभी वो पेगासस की बात करते हैं, कभी वो हिंडनबर्ग पे चले जाते हैं, फिर कभी विदेश की रिपोर्ट और विदेश के पढ़ाए हुए ढर्रे पे चलते हुए वो संविधान खत्म होने की बात कर देते हैं, कभी वो आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं, कभी उनका दलित प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है और कभी दलित प्रेम ऐसा होता है कि उनके दलित एकमात्र अध्यक्ष, जब पूरा परिवार मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव के पर्चे भर रहा था तो वो दलित पीछे से झांक रहा होता है। तो एक्चुअली कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस का वजूद में रहना देश के लिए बेहतर है, लोकतंत्र के लिए बेहतर है। कांग्रेस को अपने में री एनालिसिस करनी चाहिए और दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रियंका जी से लेने से पहले एक बार मनोज यादव जी जरा आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि पीडीए का जिक्र तो सर आप लोग भी करते हैं और दलितों की आवाज आप भी बनने की कोशिश करते हैं। वही दावा करती है बीएसपी पार्टी भी, वही दावा करती है कांग्रेस पार्टी भी, वही दावा बीजेपी भी करती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वही बीएसपी कहती है कि कांग्रेस जो है वो एंटी अम्बेडकर है और अम्बेडकर विरोधी पार्टी है वो।
लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में लोकसभा के दौरान बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। क्या एक सेकंड को भी आपके जहन में ख्याल आता है कि बीएसपी साथ होती तो फायदा होता? क्योंकि ऐसी लगभग 16 सीटों को बीएसपी ने इंपैक्ट किया लड़ते हुए, जहां पर बहुत कम मार्जिन से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती है। अनम्यूट करेंगे मनोज यादव जी। जी हाँ जी, अब बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपने पूर्णिमा जी किया कि बीएसपी साथ होती तो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती। उसका विवेचना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं होना चाहिए, उसका ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, क्योंकि बीएसपी एक समय राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज थी भारतीय राजनीति में और चुनाव आयोग में, और उसका अपना एक महत्व था। उसके महत्व को खत्म करने में समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं, उसका महत्व खत्म करने में स्वयं बीएसपी का अपना रोल है। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं करूंगा कि बहन जी के लिए मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा कि उनका दल खूब मजबूती के साथ आगे बढ़े और उनका दल इस देश का बेहतरीन राजनीतिक दल बने, जो तमाम सारे बैकवर्ड्स और एससी कम्युनिटी की और माइनॉरिटीज की बात करता हुआ कभी नजर आता था। लेकिन मैं बीएसपी के प्रवक्ता की तरह इतना जिसे कहते हैं बेशर्म नहीं हूंगा कि जिनके हाथों से हमको थोड़ा सा जाम मिला था उन्हीं हाथों को काटने की तैयारी कर लें। 10 हमसे गठबंधन हुआ था तो 10 सीटें मिली थी, हमें तो 5 ही मिली थी, और इसके बाद जब हमसे गठबंधन होकर अलग लड़ा गया तो मिली, मुझे कुछ कहना नहीं, मैं उस पर बात नहीं उस वक्त बीच आपको में मत बोलिएगा, बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिली थी, और आज आपका ज्ञान की आपको बता दूं कि आपके ज्ञान में आपके दम में कब गठबंधन से पड़ा है। आप बिना गठबंधन से लड़ने का दम नहीं रखते। बोलिएगा प्लीज, आया साहब अपने टाइम पे बोलिएगा, मैं बड़ी गुजारिश से कह रहा हूं। अपने समय पे आया साहब, प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी बीजेपी के लोग बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, मैं कौशल कांत मिश्रा जी से एक बात पूछता हूं, बोफोर्स की तोप की बात काहे करते थे? तब विपक्ष में रह के बोफोर्स का क्यों सवाल उठाते थे हमेशा? तमाम सारे जो हुए घोटालों की बात का जिक्र क्यों करते थे? विपक्ष होके हम विपक्ष का दायित्व भी ना निभाएं, कौन सी राजनीति करने की बात कर रहे हो कौशल कांत मिश्रा जी? और कौन सी राजनीति आप करना चाहते हो? बीजेपी कर क्या रही है आज की डेट में? ठीक है, बहन जी को आप बिना बंदूक के डरवा रहे हो, ये हमको मालूम है, और हमको नहीं, उनकी कम्युनिटी को भी मालूम है कि बिना बंदूक के बहन जी को आप डराने की कोशिश कर रहे हो। भाजपा के साथ भेज दोगे, आप उनको जेल भेज दोगे, सीबीआई रोकने के लिए आप सदन में पर्दे के पीछे से भाजपा की मदद करते रहिए। आप 3 में और 13 में होने के बावजूद भी आप भाजपा में और कांग्रेस में दोनों एक साथ हो सकते हैं। अरे हम 3 और 13 में इतने हैं कि हमारे बिना उत्तर प्रदेश का हल नहीं निकल सकता। आपकी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बहन जी के बिना दाल नहीं गलेगी। मनोज यादव जी, आप मर्यादा में रहिए और आप इस बात को समझ लीजिए कि बिना बीएसपी के उत्तर प्रदेश से नहीं हटाया जा सकता। राहुल गांधी जी के बयान का सीधे से हर चीज निकलता है। आयाज साहब, अगर आप राहुल गांधी को कोट कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा, सुनिए, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चुनावी प्रचार को देखेंगे ना आयाज साहब, अगर बीएसपी के चुनावी प्रचार को आयाज साहब देखेंगे ना, तो एक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे वाली पार्टी जैसा प्रचार नहीं था। ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो हर जगह ये चर्चा का विषय थी कि भाई मायावती क्यों कैंपेनिंग उस हिसाब से नहीं कर रही है। विपक्ष तक के लोग, जितनी निगेटिविटी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फैलाई गई, जितना भ्रम पैदा करने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी के विरोध में की गई, उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी 10% के आसपास वोट लेकर आती है। रंगरेज साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी पार्टी पर भी आरोप है कि आप भी बीजेपी की बी टीम है, मैं ये समझना चाहती हूं कि ये एक्चुअली में इन एलिगेशंस का कोई मतलब है? किसी तरीके से आप लोग फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं? कोई ऐसी सेटिंग बैकडोर है, या सिर्फ ये कहने की बातें हैं, वोटर को बरगलाने वाली बातें हैं? देखिए पूर्णिमा जी, आप ये देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा का चुनाव हुआ, हम एक भी सीट पे नहीं लड़े, भाजपा 7 की 7 सीट जीत गई। पूरे देश में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। हम तो कुल गिनी चुनी 8 या 10 सीटों पर अपना लोकसभा में चुनाव लड़े थे। तो कौन बी पार्टी का काम? आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस है ये आम आदमी, ये जो बीजेपी की बी टीम है। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस ने क्या किया,
बीजेपी को जिताने में जो है सबसे बड़ा रोल जो कांग्रेस का रहा। और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में क्या किया, हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार बनवाने में आम आदमी पार्टी ने रोल अपना अदा किया। नहीं तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही थी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी। तो ये आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो लगातार ये बी पार्टी का खिताब हमें देते रहते हैं। अगर हम बी पार्टी होते तो मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल क्यों पूछ रहे होते, हम उनके खिलाफ चुनाव क्यों न लड़ रहे होते। तो और अगर हम चुनाव भी लड़ते हैं तो हमारी एक पार्टी है, कोई एनजीओ थोड़ी है। हम लड़ेंगे भी चुनाव और जीतेंगे भी। दिल्ली में हम 2 विधानसभा में लड़े कुल, और 68 विधानसभा पे कैसे आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, कौन बी टीम है। तो जल्दी से वैभव जी से, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, जरा एक वैभव जी से प्रतिक्रिया लेके मैं हेडलाइंस के लिए जाऊंगी, फिर उसके बाद काउंटर के लिए प्रियंका जी, कौशल साहब आपके पास भी मैं आती हूँ फटाफट से। लेकिन वैभव श्रीवास्तव साहब, पूरी दिल्ली के चुनावों में ये बात होती रही कि भाई कांग्रेस कहती रही आप बीजेपी की बी टीम है, आप कहते रहे कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। हरियाणा में जब ये रिजल्ट आया तो फिर बयानबाजी चलने लगी कि साथ मिलकर लड़ लेते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। इंडिया अलायंस फॉर्म इसीलिए हुआ कि हम एकता दिखाएंगे, हम एक साथ लड़ेंगे क्योंकि हमें मोदी को हराना है। लेकिन स्टेट वाइज आप जिस रणनीति के साथ बढ़े हैं उसने न सिर्फ वोटर को कंफ्यूज किया बल्कि आपकी अपनी इंडिविजुअल पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पूर्णिमा जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है ना, कांग्रेस बीजेपी के लिए हमेशा एक सुविधाजनक ऑपोजिशन रहा है। देखिए कांग्रेस की क्या राजनीति रही है, कांग्रेस ने हमेशा डुअल फेस वाली राजनीति की है। अगर दिल्ली का चुनाव भी हम देखें तो कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इनके जितने भी प्रचार देख लीजिए, डायरेक्ट आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर लगवाना हो, सीएम आतिशी जी के ऊपर लगवाना हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, तो इनके नेता एकदम सुपरमैन बन के एलजी साहब के पास चले जाते थे और एलजी साहब उस पर कंप्लेंट भी दर्ज कर लेते थे। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कांग्रेस की कि प्रवेश वर्मा, जिन्होंने धड़ल्ले से पैसे कैमरे पे पैसे बांटे और बीजेपी के जितने नेताओं ने ये वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की, उसके खिलाफ एक आवाज उठाए। तो बीजेपी ने बड़ी सुविधा अनुसार राजनीति की हुई है दिल्ली में, और इसका जो भी परिणाम है आगे आने, ये तो देखिए एक चुनाव है, चुनाव आते हैं, चुनाव फिर जाएंगे, फिर सरकारें बनती है, सरकारें फिर नहीं बनेंगी। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन कांग्रेस का क्या रोल रहा है वो भी जनता देख रही है, और हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस को उसका परिणाम भी भुगतना पड़े। एक और एग्जाम्पल बस दे दूं, एक एग्जाम्पल और बीजेपी का भी एक बताता हूँ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इनके हमारे सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया, 40 से ऊपर विधायकों पर केस डाले, सब फर्जी था। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, जिनको भाजपाई दामाद बनाते घूमते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इसका जवाब मैं लूंगी। प्रियंका जी थोड़ा मुस्कुराते और कौशल कांत साहब भी थोड़ा सा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं सर। लेकिन चुनाव आते जाते ये बात आपकी बिल्कुल फैक्चुअली राइट है, लेकिन जिसकी सरकार सिर्फ खुद 2 राज्यों में हो और एक में सिमट जाए तो उनके लिए तो सर राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और क्योंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है, कौशल कांत जी 1 मिनट का सर टाइमर रख रही हूं आपके लिए, प्रियंका जी आपके लिए भी 1 मिनट का टाइमर रहेगा। कौशल जी आपके साथ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे अलावा और आपके अलावा जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो सब एक दूसरे को दूसरे की बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है। उसके पीछे लोग इसमें नहीं जानेंगे ऐसा क्या रीजन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से पूरे देश में फैल गई और कांग्रेस हर जगह सिकुड़ती गई। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रॉमिस टू परफॉर्मेंस की बात की, स्लोगन टू सोल्यूशन की बात की, परसेप्शन से परफेक्शन की बात की, और एंटी इनकम्बेंसी का वर्ड बहुत पहले होता था, उसको प्रो इनकम्बेंसी से बदल दिया। और इसको एक छोटे से शेर से कहूंगा कि ये जो विपक्ष में जो भी आए हैं, अलग अलग स्टेट, और सबको विपक्ष में कहता हूं जितने लोग बैठे हुए, वो उनका रीजन क्या है कि वो ज्यों-ज्यों चुनाव दर चुनाव झूठ बोलता गया, त्यों-त्यों उसके चेहरे का रंग उतरता गया। यही हाल विपक्ष का रहा है। वो केवल और केवल सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि देश के खिलाफ कुछ करें। आप ये सोचिए, देश की आत्मा क्या है? लेकिन आपके साथ इतनी सारी बी टीम खड़ी हो जाती है तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना फिर तो।
वो अरे भाई, मुस्कुराहट बीच बीच में आती जाती आपकी रहती, लेकिन ये अच्छा बी ही है। टीम तो मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, विपक्ष आप नहीं वाले कह रहे, एक दूसरे लेकिन को B बाकी टीम कह सब रहे तो हैं। बाकी सब तो आप एक देखिए, दूसरे को आप ही की कांग्रेस बी आज टीम B बता की रहे हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस आज एक बी टीम की परिभाषा में आ गई। प्रियंका जी, कांग्रेस बहुत से सारे बदनाम होगा। एलिगेशन सबकी तरफ से, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस कैसे सुविधाजनक राजनीति, जरूरत के हिसाब से यूज एंड थ्रो वाली राजनीति करती है। प्रियंका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ चाहे आप पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे बीएसपी के प्रवक्ता हो, किस तरह से वो कांग्रेस को घेरने में जुटे हैं। उनकी असली लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता में होगी तभी इतनी लड़ाई है उनको। मतलब सत्ता के खिलाफ उनके मुंह में जबान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को जरूर बोलते रहेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना कि सब कुछ बदल दिया, तो इन्होंने तो चुनाव आयुक्त की चुनाव की प्रक्रिया भी बदल दी। इन्होंने वो चीफ जस्टिस को हटा के अपने एक मंत्री को ऐड कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? आप ये क्यों नहीं भूल जाते कि जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है, चाहे वो अडानी का मैटर हो, चाहे वो विदेश नीति का मैटर हो, चाहे वो देश में जिस तरह से जनगणना की बात की जाए, चाहे जिस तरह से नौकरियों पे बात की जाए, चाहे जिस तरह से जो है छोटे व्यापारी, जो ठेले वाले हैं, जो आइसक्रीम वाले हैं, जो मोची हैं, उनकी बात करना हो, किसानों की बात करना हो, नौजवानों की बात करनी हो, महिलाओं की बात करनी हो, कौन मुद्दों को उठा रहा है? ठीक है, मुद्दों को अगर कोई उठा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, और बिना किसी डर के। ठीक है। अरे भाई, आप पूरा तंत्र आपका लगा हुआ, तब भी एक ही व्यक्ति आपसे लड़ता हुआ नजर आ रहा है, और लड़ते हुए नजर आने की जरूरत सेकंड का इसलिए टाइम क्योंकि रखो। कन्याकुमारी से लेके कस्बे। ठीक है, मनोज जी का मैम जवाब। लड़ रहा है। मनोज जी, पूर्णिमा जी, देखिए, मैं पूर्णिमा छोटा सा जी रिप्लाई एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हाँ। जो मुझे समझ आती में हूँ आता है। कोई किसी की राजनीतिक दल की ए टीम हो, बी टीम हो, ये अपनी जगह सवाल प्रासंगिक हो सकता है। हाँ। लेकिन वो गाना था ना दंगल फिल्म का, बापू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। हाँ। इस देश के संवैधानिक ढांचे के लिए भाजपा हानिकारक है। भाजपा को हटना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में हमने हराया है, 27 में हराएंगे, और ज्यादा इतना खुशी मत मनाओ, वहां भी हटाने का दम रखते हैं। ठीक है, आयाज साहब 30 सेकंड रख रही हूँ आपके लिए। कौशल जी, दूंगी आपको 10 सेकंड भी। आयाज साहब पहले आपके लिए 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नहीं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। राहुल गांधी जी का बयान जो है वो इस बात का साफ संकेत है कि 2022 और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की, वो पूरी नहीं हुई हैं। और वो मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो दम है, वो वोट बैंक है, जिसके दम पे जो है बीजेपी को सत्ता से रोका जा सकता है। बहन जी वो नेता है जो योगी जी से बड़ा चेहरा है, मोदी जी से बड़ा चेहरा। वैभव जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए पूर्णिमा जी, हमेशा क्या है कि जो भी इस तरह की ऑपोजिशन पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे एमआईएम, जो बीजेपी को हेल्प कर सकती है, बीजेपी ने हमेशा ऐसे लोगों के साथ समझौता किया, और दिल्ली इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। चाहे एआईएमएम हो और चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने बहुत ही एक साथ कांग्रेस और एमआईएम ने बीजेपी को स्टैब्लिश करने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन देश की जनता इसको देख रही है। रंगरेज साहब, और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, रंगरेज साहब। देखिए, जिस तरीके से अभी बसपा के जो यहाँ पर नेता थे वो बहुत लगातार बात कर रहे थे, यूपी में जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचाने का काम किया और बी टीम का काम किया तो बसपा ने किया है। उन्होंने बहुत सारी सीटों पर जो है बीजेपी हारती, उनको जिताने का काम बसपा ने करा। दिल्ली में कांग्रेस ने किया, हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी ने किया। तो लगातार ये तो होता रहता है, मगर चुनाव लड़ना एक पार्टी का एक नैतिकता, एक आधार होता है कि चुनाव लड़ा जा लड़ते हैं और अपना काम करते हैं, अपने लोगों में एक मैसेज दिया जाता है। मगर जिस तरीके से बी पार्टी का खिताब दिया जाता है, ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए। कौशल जी 10 सेकंड बस दे पाऊंगी सर, फिर उसके बाद खत्म करूंगी। कौशल जी, पूर्णिमा जी, सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी लकीर पे काम करती है, अपनी विचारधारा पे काम करती है, देश को विकसित बनाने के लिए काम करती है। यही वजह है कि सारे के सारे देश विरोधी दल पीछे होते जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्लीज प्रियंका जी, जिस तरीके से आप बोल रही थी, आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, 4 बार रिटर्न में लिखकर माफी मांगी है कोर्ट में, ये देने का काम आपने किया है। और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बीच में कूद रहे हैं, इनके लिए मायावती को जान से मारने का काम उन्होंने करने की कोशिश की थी, और इन्हीं के लिए नारा लगा था गुंडों की छाती पर, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। हाथी पर ये नारा मनोज यादव जी के लिए लगा था। ठीक है सर। कौशल जी, मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रियंका जी, वैभव हमारे साथ जुड़े थे, नावेद अयाज साहब, हाजी मेहरुद्दीन, रंगरेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।